अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको नुमान भाई? हेलो नुमान साहब, आवाज आ रही है? हेलो। ठीक है, स्क्रीन भी नजर आ रही है? ठीक है भाई, हम स्टार्ट करते हैं ना। सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबके, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मेरा नाम जैनुल आबिदीन है और हम यहाँ पे सैप B1 की ट्रेनिंग के लिए आए हैं। मुझे सबसे पहले बताइएगा, नुमान साहब आप क्या काम करते हैं? क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं? ठीक हो गया, आईटी में जॉब कर रहे हैं। आईटी में क्या कर रहे हैं आप? ठीक हो गया सर। आप मेरा क्या नाम बताया था सर? सर मेरा नाम हमजा खान है। जी अभी अभी मेरा स्टार्ट हुआ है कॉलेज। अच्छा, अभी स्टार्ट हुआ है जी। बॉस आपके वहाँ पे अकाउंट्स का काम। ठीक हो गया। अच्छा जी, मेरा नाम जैनुल आबिदीन है और मैं सैप कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ। ठीक है। और बेसिकली सैप के बारे में आप लोगों ने क्या सुना, क्या है, आप क्या जानते हैं? व्हाट इज सैप? सर मैं सैप इसलिए करने आया था कि अभी मैं सालों से सप्लाई चेन ब्रांच में होता हूँ, तो मैंने सुना था कि उसके कुछ स्किल्स वगैरह चाहिए, उसके सैप और एक मैंने रेंटल चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि जितनी भी स्किल्स अभी मैं उससे वेरी गुड, वेरी गुड। सैप से भी है कि एप्लीकेशन और प्रोग्राम सेट होते हैं इसमें। ठीक हो गया जी साहब। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा ये सैप बेसिकली अगर आप लफ्जी मतलब देखें ना, चले फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। नाम दो हम आबाद फाउज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आप सैप के लफ्जी मतलब देखें तो लफ्जी मतलब सैप का जो है ना, उसे कहते हैं सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये होता क्या है? व्हाट इज सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग? बेसिकली अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको इसका मायने कोई नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो व्हाट इज सैप B1 या व्हाट इज सैप, तो सैप बेसिकली एक ERP सॉफ्टवेयर है। क्या है? ERP सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई आइडिया? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। व्हाट इज इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग? जी जी। और इसके अलावा व्हाट इज इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग? जी सर, बताइएगा। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। बेसिकली अगर आप ERP की डेफिनेशन देखना चाहते हो, आप गूगल पर सर्च करोगे, आपको हजारों की तादाद में आपको डेफिनेशंस मिलेंगी। ठीक है। बट मुझे जो सबसे अच्छी डेफिनेशन लगती है ERP की, या इसकी ERP के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगती है इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। क्या लगती है? अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस?
मसलन प्रोसेस में डिफरेंट फंक्शन आ जाते हैं उसके जैसे आ जाती है उसकी साउंड्स और फाइनेंस व्हाट इज इंटीग्रेशन? अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन क्या है? तो उसका जो एक लिंक होता है ठीक है, ठीक है, यानी आप क्या हो कि चीजों को आपस में इंटरलिंक कर देना। जी सर। ठीक है, ठीक हो गया, इस सबको कहते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है आपस में लिंक करना, जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, लिंक करना। किसको? बिजनेस प्रोसेसेस को। ठीक हो गया। अच्छा, अब व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस? हाँ, किसको करना? बिजनेस को करने के लिए प्रोसेस का कोई वर्ड होता है। अच्छा, आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ी हुई है? आपने पढ़ी हुई है? थोड़ी बहुत अभी स्टार्ट की होगी। अच्छा, देखो, बिजनेस प्रोसेस क्या होता है? अगर आपने पेमेंट देनी है किसी को, ये एक बिजनेस प्रोसेस है। अगर आपने किसी से पेमेंट लेनी है, ये एक अलग बिजनेस प्रोसेस है। ठीक है, आपने एचआर में जाओ तो पेरोल बनाना है, इट्स अ डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस। अगर आपने फॉर एग्जांपल समझ लें कि मार्केटिंग में कैंपेन चलानी है, ये अलग बिजनेस प्रोसेस है। ठीक है, तो डिफरेंट तरह की बिजनेस प्रोसेसेस है। अब इस बिजनेस प्रोसेसेस को आपस में लिंक करने का नाम ईआरपी है। ठीक है, अच्छा, हमने कहा ईआरपी इज नोन एज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। वेरी गुड। अच्छा जी, चलो, ये मैंने स्लाइड्स भी ओपन कर लिया। ठीक है, नाम का मैंने आपको बता दिया। बेसिकली मैंने सैप सर्टिफिकेशन की है, सैप E1 में और फाइनेंशियल में। माइक्रोसॉफ्ट एडवांस एक्सेल का ट्रेनर भी हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, यानी जो आपकी बिजनेस एनालिटिक्स और एडवांस एक्सेल है, उसकी भी ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगली स्लाइड में। अच्छा जी, मैंने आपसे बात की थी ईआरपी, नजर आया सबको? ईआरपी सिस्टम की मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं। बिजनेस प्रोसेसेस को आपस में इंटीग्रेट करने का नाम क्या है? ईआरपी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बिजनेस प्रोसेसेस आपस में इंटीग्रेट कैसे करते हैं एक दूसरे से, ये अब एक देखने वाली चीज है। देखिए, अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं तो मैं एक वेंडर हूं, आप एक मुझसे चीज खरीदेंगे, आप क्या है? बायर है। अब मैं दो तरह के बिजनेस कर सकता हूँ, या मैं चीजें प्रोड्यूस करूंगा, या मैं चीजें बाय करके सेल करूंगा। दो ही काम हो सकते हैं ना। अच्छा, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मैं कहता हूँ मैं चीजें खरीद के आगे बेचूंगा। अब मेरा मिशन क्या है? मैंने अपने कस्टमर को एक चीज बेचनी है। दिस इज माय मिशन। ठीक हो गया। इस मिशन को मद्देनजर रखते हुए हम एक बिजनेस सिनेरियो बनाते हैं। बिजनेस सिनेरियो पहला क्या है कि जी मैंने एक चीज बेचनी है, सपोज मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन मैंने बेचना है। ठीक है, तो इस मोबाइल फोन को बेचने के लिए सबसे पहले मैं इसे परचेज करूंगा। अच्छा, परचेज से पहले मैं एक मार्केट रिसर्च करवाऊंगा कि इस मोबाइल की मार्केट में क्या वैल्यू है, कौन लोग इसे खरीदेंगे, किस एज ग्रुप के लोग खरीदेंगे, किस सेगमेंट के लोग इसे खरीदेंगे। अच्छा, मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट या रिसर्च डिपार्टमेंट को कहा कि जाए इसमें मार्केट रिसर्च करके आए। ठीक है, अच्छा, उन्होंने मार्केट रिसर्च स्टार्ट कर दी। उन्होंने एक रिपोर्ट बना के मुझे दे दी, सर ये पुराने एज ग्रुप के लोग हैं। अब मैंने उन्हें कहा यार ठीक है, आप इस पे ना सेगमेंटेशन करो, मार्केट सेगमेंटेशन करो,
आपने इनको काम का भेजा, अभी देखिए मैंने सेल नहीं की कोई चीज, मेरा मोटिव क्या है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन करना या सेल्स की ट्रांजैक्शंस करना, एक प्रोसेस बिजनेस का चलाना। उधर से मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में यार बजट बनाए, हमने ये चीज खरीदनी है, वो बजट बनाएंगे, उसकी कॉस्टिंग होगी, कॉस्ट वाले कॉस्टिंग करेंगे, टैक्स वाले टैक्स से रिलेटेड काम करेंगे, और हम प्रोक्योरमेंट या परचेज डिपार्टमेंट को अलाउ करेंगे। अच्छा, मार्केटिंग वाले फॉर एग्जांपल जाके तो वो चीजें उन्होंने कुछ कस्टमर लेके आए, कुछ लीड्स लेके आए, उन्होंने एडवर्टीजमेंट की, फिर मार्केटिंग की, वो एक लीड ले आए। जब वो एक लीड लेके आए, हमने उनको किसके हवाले कर दिया, सेल्स वालों ने। सेल्स वालों ने कन्विंस करेंगे। मीनवाइल जो हमने चीजों का ऑर्डर दिया होगा वो हमारे किस डिपार्टमेंट में आएंगी, वेयर हाउस में। वेयर हाउस वाले उसे रखेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। जब वेयर हाउस वाले उसकी एंट्री करेंगे, फाइनेंस की बुक्स में हमारे पास इन्वेंट्री में शो हो जाएगी। बैलेंस शीट में आपने देखा होगा इन्वेंट्री के नाम से करंट एसेट आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कोई चीज सेल नहीं की, लेकिन कम से कम 4 से 5 डिपार्टमेंट मेरे इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, कस्टमर आया, कस्टमर को कन्विंस किया, कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दे दिया। अब जब कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दे दिया, ठीक है, जब मुझे ऑर्डर मिल गया तो मैं क्या कहूँ, यार मुकर्रर तारीख पर इसको डिलीवरी करनी है। अच्छा, डिलीवरी करवानी है, करवा देते हैं, लेकिन डिलीवरी करवाने के लिए हमें कस्टमर का रिकॉर्ड होना चाहिए था, ठीक है। तो कस्टमर का रिकॉर्ड कहाँ से आएगा, जो हमने रिकॉर्ड किया होगा। अच्छा, कस्टमर का रिकॉर्ड आ गया, हमने भैया उस वालों को कह दिया मुकर्रर तारीख खाई, उन्होंने चीजें जाकर डिलीवर कर दी, इनवॉइस भेज दी फाइनेंस वालों ने। जब इनवॉइस भेज दी, उसके बाद क्या करना है, कस्टमर ने पेमेंट कर दी है, पेमेंट वो कहाँ जाके करेगा, यानी कि मैं किस डिपार्टमेंट को वो पेमेंट करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स में पेमेंट करेगा। अब देखिए मैंने एक सिंगल ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया है, ये जो सिंगल ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया इसमें 7 से 8 डिपार्टमेंट मेरे आपस में इंटरलिंक हो गए, आपस में इंटीग्रेट हो गए, तमाम बिजनेस प्रोसेसेस, यानी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस अलग चल रहा था, मार्केटिंग का अलग चल रहा था, सेल्स का अलग चल रहा था, ठीक है, वेयर हाउस का अलग चल रहा था। ये सारे प्रोसेसेस मेरे अलग अलग चल रहे थे। इन प्रोसेसेस की वजह से क्या हुआ कि मैं इस काबिल हुआ कि मैं सेल्स कर सकूं, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने सेल्स इसमें स्टार्ट कर दी। अब एक प्रोसेस करने के लिए मुझे कम से कम 4 से 5 डिपार्टमेंट या 6 डिपार्टमेंट्स को आपस में इंटीग्रेट करवाना पड़ा। तो मैंने क्या कहा था कि ईआरपी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। तो मैंने ये चीज आपको बता भी दी, ये इस डायग्राम में उसके कुछ इफेक्ट भी बता रहे हैं कि जी अगर आप ये करेंगे, मसलन आप ये चीज खरीदेंगे तो ये होगा, ये चीज खरीदेंगे तो ये होगा, ठीक है। मसलन आप कोटेशन खरीदते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑर्डर करेंगे उसका क्या, डिलीवरी करेंगे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन हमने डेफिनेशन तो पहली ईआरपी की, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की हमने समझ में ली। सैप क्या है, सैप एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ यार डाटा एनालिसिस के लिए आप कौन सा टूल यूज होता है, आप कहोगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं कहूँगा यार बुक्स बनाने के लिए, लेटर्स के लिए, ड्राफ्ट्स के लिए क्या यूज होता है, आप कहोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैं कहता हूँ यार प्रेजेंटेशन के लिए क्या चीज यूज होती है, कौन सा टूल यूज होता है, आप कहोगे पावर पॉइंट। इसी तरह जब मैं पूछता हूँ कि यार ईआरपी के लिए क्या चीज यूज होगी, कौन सा टूल है, तो आप क्या कहोगे। तो सैप बेसिकली क्या है, एक ईआरपी टूल है जो कि बिजनेस प्रोसेसेस को आपस में इंटीग्रेट करता है, यानी कि ईआरपी का काम करता है। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक किसी को ना समझ आई हो तो वो पूछने पहले क्लियर हो गया। चलो अच्छा जी, नाउ हमने सैप की डेफिनेशन पढ़ ली, उसके बाद आ जाए हमें फायदा क्या है ईआरपी करने का, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ईआरपी। हाँ जी, मैं बता सकता है। मसलन मैं कहता हूँ यार कंपनी के काम तो आज भी चल रहे हैं,
तो हमें ERP यूज करने की जरूरत क्या है? देखो सबसे पहले 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 क्या होता था, जो डाटा था आपका डाटा स्कैटर्ड पड़ा होता था, आपके खातों पे काम हो रहा था, रजिस्टर्स पे काम हो रहा होता था। अगर फॉर एग्जांपल बीइंग अ बिजनेसमैन, व्हाट आई नीड अ रिपोर्टिंग टू मेक सम डिसीजंस इन ऑर्डर टू ग्रो माय बिजनेस, क्योंकि मेरा काम भाई सीधी सी बात है कि यही है कि मैंने क्या करना है कि मैंने इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करने के लिए मुझे कोई डाटा चाहिए जिसमें मैं वर्क कर सकूं। ठीक हो गया। अब उसके लिए मैंने क्या करना है, उस इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए मेरे पास डाटा एक जगह पे मौजूद होना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि डाटा एक जगह में मौजूद नहीं था। सेल्स का रजिस्टर, जनरल एंट्री का रजिस्टर आपने पकड़ा हुआ है, लेजर का रजिस्टर किसी और ने पकड़ा हुआ है, ट्रायल बैलेंस किसी और ने पकड़ा हुआ है, सो एंड सो फोर्थ। तो अगर आप डिसीजन मेकिंग होती भी थी तो वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग नहीं होती थी, टाइम लगता था उसको। ईआरपी ने क्या किया कि ईआरपी ने ये किया कि भाई आपका जो टाइम लगता है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग हो रही है वो भाई इजी हो रही है, क्योंकि डाटा आपका एक जगह मौजूद है, इंटीग्रेट आपस में। मतलब देखे ना, आप जैसे ही आप जीआईएन बनाओगे तो जीआईएन बनाते वक्त क्या होगा, गुड्स सीट नोट, जो जब वे उसमें तैयारी हम पढ़ेंगे, ये सप्लाई चेन का पार्ट है। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, सो वी विल लर्न व्हाट इज जीआर। ठीक है, सेल्स के अंदर। लेकिन जब आपने इन्वेंट्री सिस्टम में एंटर कर दी, उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपके फाइनेंशियल जो है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आपकी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। तो जब इन्वेंट्री की अमाउंट इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा, आपका एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब मुझे ये बताइए कि पहले कभी आपने अगर मैनुअल सिस्टम हो तो उसमें आप कभी भी ये नहीं देख सकते थे कि आपके एसेट कैसे इंक्रीज हो रहे हैं एक जगह पे बैठ के। बट अभी क्या है, ईआरपी की वजह से आप इस काबिल हैं कि आपने अगर सेल करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप सेल्स मैनेजर हैं और आपने कोई सेल करनी है, तो अब आपके पास इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग मौजूद है। आप क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर एक देखेंगे, इन्वेंट्री में जाके इन्वेंट्री के डाटा में कि यार इस डाटा में मेरे पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वो आप देखेंगे इस इन्वेंट्री का बैलेंस क्या है मेरे पास। ठीक है, एट द निक ऑफ वन क्लिक आपको ऑर्डर मिलता है 500 रुपए का, 500 आइटम्स का। तो जब आपको 500 आइटम्स का ऑर्डर मिलेगा, उस 500 आइटम्स के ऑर्डर से क्या होगा, उस 500 आइटम्स के ऑर्डर से ये होगा कि आपको ऑन द स्पॉट पता लग जाएगा यार मेरे पास 500 ऑर्डर मौजूद है या नहीं है, 500 क्वांटिटी कम है ज्यादा है, क्या है कि मैं अपनी डिमांड को केटर कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ठीक हो गया, एक ये चीज हो गई। सेकेंडली, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। आपने अकाउंट्स में 20 बंदे उठाए हुए हैं, जनरल के लेजर किसी और ने पकड़े हैं, जनरल किसी और ने पकड़ा हुआ है, लेजर किसी और ने पकड़ा है, ट्रायल बैलेंस किसी और के पास है। ठीक है, अभी आपने क्या किया, सिस्टम इंप्लीमेंट कर लिया, एक दफा कॉस्ट लगा दी है, 2 बंदे आपके पास मौजूद है जो कि सारे काम कर सकते हैं, तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाती है, प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो जाती है, डाटा आपके पास एक्यूरेट आ जाता है। क्योंकि जब ह्यूमन काम करेगा तो ह्यूमन डाटा में एरर होते हैं, तो वो एरर कैसे ज्यादा हो सकते हैं, कंप्यूटराइज काम में कम होते हैं। जैसे आप एक्सेल पे या कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो तो वो उसमें गलती के चांसेस कम है एज कम्पेयर कि आप खुद करें। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो वो पूछ सकता है। क्या ईआरपी सिस्टम्स, ईआरपी सिस्टम कंपनीज कस्टमाइज भी बना सकती हैं, खुद भी उनके कुछ कंपनीज अपनी ईआरपी कस्टमाइज बना लेती है। ठीक है, कुछ ऐसी होती है जो बने बनाए सिस्टम देती है, जैसे सैप। अब सैप को करने का फायदा क्या होता है, सैप को करने का फायदा है
इम्प्लीमेंट करने का होता है कि आपके पास मार्केट में आपको बंदे मिल जाते हैं, आपने मतलब पहले खुद अगर ईआरपी बनानी हो तो पहले आप पूरी उसके लिए डेवलपमेंट की टीम हाई करेंगे, क्यूए की टीम हाई करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन की टीम हाई करेंगे, उसमें आपकी निस्बत में ज्यादा पैसे लग जाते हैं। और एकल जो है बेसिकली वो आगे हम पढ़ेंगे, ये भी एक ई बिजनेस सूट है, ठीक है। ये भी बेसिकली एक ईआरपी सिस्टम है पर अब ऑब्सलीट हो गया हुआ है, ठीक है। यहां तक किसी को ना समझ आई हो जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स नुमान साहब आपको समझ आई है? नहीं समझ आई तो बता दे जी नुमान साहब। चलिए हमने ईआरपी के बेनिफिट्स देख लिए, नेक्स्ट आ जाए। अच्छा जी, अभी जैसे आप बात कर रहे थे, मार्केट में आपके पास 3 वेंडर्स हैं ईआरपी के मेन, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, सैप। सैप ओरेकल का जो है बेसिक पर्पस है डेटाबेस। डील किस में करती है? डेटाबेस में। अगर आप देखें तो दुनिया में इसकी डेटाबेस बहुत अच्छी है, ठीक है। क्यों अच्छी है? आपको पता ही है कि इस टाइम दुनिया में अगर डेटाबेस में नाम लिया जाए तो ओरेकल या टेराडाटा वगैरह की डेटाबेसेस नंबर 1 पे। लेकिन ईआरपी इन्होंने अपना जैसे कहते हैं ना पार्ट टाइम साइड बिजनेस के तौर पे रखा हुआ है, तो ईआरपी इनका साइड बिजनेस है। अच्छा, जो माइक्रोसॉफ्ट है वो किस, उसके मेन ऑपरेशंस क्या है? विंडोज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो रखा हुआ है ना मेन बिजनेस, वो ये रखा हुआ है। लेकिन ईआरपी को एज अ पार्ट टाइम ले रहे हैं। आपको नहीं समझ लगी नुमान साहब? हेलो नुमान साहब, आपको समझ नहीं आई? जी जी, अकल बहुत पुराना है। मैंने कहा आपको समझ लगी है कि नहीं? ओके ओके, मैसेज शायद क्या, बिल्कुल समझ नहीं लगी, डन हो गया। अब देखिए डायनामिक्स का मेन पर्पस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का सॉरी मेन पर्पस है कि आपके लिए विंडोज के सॉफ्टवेयर लाए, ठीक है। आपके लिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अपग्रेडेड वर्जन लेके आए। लेकिन पार्ट टाइम इन्होंने रखा। सैप का जो मेन पर्पस है बेसिकली, सैप का मेन पर्पस ही क्या है कि उसने ईआरपी है उसका, सैप का मेन पर्पस, ठीक है। तो ईआरपी सैप का मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, आप कह सकते हैं। और दुनिया में सबसे पहले जो ईआरपी का कॉन्सेप्ट दिया था वो सैप ने ही दिया था, ठीक हो गया। अच्छा, हिस्ट्री पता कर लेते हैं। मैंने भी आपको बताया कि दुनिया में सबसे पहले जो ईआरपी का कॉन्सेप्ट दिया था दैट वाज गिवन बाय सैप। तो 1972 में 5 आईबीएम के एम्प्लॉइज थे, ठीक है, जिन्होंने फैसला किया कि यार हम ना एक एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि जो बिजनेस प्रोसेसेस को आपस में इंटीग्रेट करेगा। उन्होंने आईबीएम की जॉब छोड़ दी और एक सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। वो अपने सिस्टम के वाहिद कस्टमर थे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सिस्टम को बनाना शुरू किया, रिसर्च की कंपनीज में जाके उन्होंने लोगों से रिक्वायरमेंट्स दी और एक सिस्टम बनाया। जब उन्होंने सिस्टम बनाया तो ऑब्वियसली जब नई चीज आती है तो दुनिया रिलक्टेंट होती है। लेकिन दुनिया में सबसे पहला कॉन्सेप्ट इन लोगों ने दिया था 1972 में। अभी भी सैप का जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी में, वाल्डूफ में, ठीक है। तो सबसे पहले दुनिया में ईआरपी जो आई थी वो किसकी थी? सैप की। और अगर मैंने आपको बताया मेन फोकस था डेटाबेस, सैप ई बिजनेस, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस एप्लीकेशंस, डायनामिक्स, सैप के एज ए ईआरपी कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। दुनिया में फर्स्ट जो ईआरपी की कंपनी थी वो कौन थी? सैप, ठीक है। सो अब जिस कंपनी का मेन बिजनेस ही ईआरपी है तो जाहिर सी बात है उसने उस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। बस मेरी कमाई का जरिया एक है तो मैं प्रॉपरली अपनी जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। लेकिन अगर मेरी कमाई का जरिया ज्यादा है तो मैं कहूँगा यार ठीक है,
इधर से इतना आ जाए, बाकी दूसरी तरफ से दूसरा आ जाए। तो इसलिए जो बाकी कंपनीज है वो इतना तवज्जो नहीं हो रही यार, है ना। उससे आपने क्योंकि मेल लाइन ऑफ बिजनेस इसका इससे ज्यादा तवज्जो दी, और वक्त के साथ जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं सैप अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा है। आपको पता है इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट कितना है, कोई आइडिया? एनुअल R&D बजट ऑफ सैप कितना आइडिया, रफ आइडिया लगा तो 1 बिलियन, 8.4 बिलियन डॉलर था एक साल का 2018 में। अभी लेटेस्ट फिगर मुझे नहीं आइडिया। तो ये उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का म्यार है। अच्छा, कुछ आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए सैप की प्रोडक्ट्स के बारे में। सैप की बेसिकली दो प्रोडक्ट्स है, सैप ऑल इन वन और सैप बी वन। हम जो फोकस कर रहे हैं वो सैप बी वन पे कर रहे हैं। ऑल इन वन पे इसलिए फोकस नहीं कर रहे कि ऑल इन वन कम कंपनी में लगा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल्स में लगता है, जैसे आपकी पीसीएल हो गई, यूनिलीवर, फूजी फर्टिलाइजर, ठीक है, इन कंपनियों में ओरिएंट, ठीक है, बड़ी कंपनी जो है ना मल्टीनेशनल। क्योंकि जो सैबीवन है ना वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए बना है। इसके लिए बना एसएमईज जिससे कहते हैं। अच्छा, और होता बेसिकली है, इसकी वजह ये थी कि जब सैप ने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की ना तो बड़ी कंपनी तो 10-15 करोड़ रुपए देके करवा लेती थी। तो जो छोटी कंपनी थी ना उनके लिए 15-20 करोड़ निकालना बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है ना। तो इनकी सेल नहीं हो रही थी इतनी, तो इन्होंने कहा यार हम एक प्रोडक्ट निकालते हैं जो कि स्पेसिफिकली कैटर करे एसएमईज को, क्योंकि आपको पता दुनिया का बेहतरीन चंक जो है वो एसएमईज में जाता है, यानी कि आपकी ज्यादातर कंपनी से 80-85% आपके एसएमईज है, ठीक है। तो हमने जिसको डील करना है वो है सैप बी वन, जिसे सैप बिजनेस वन भी कहते हैं। ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए होता है, हाईएस्ट मार्केट शेयर है इसका, ठीक है। अदर हाँ बताता हूँ आगे। ऑल इन वन में आप अगर ट्रेनिंग करते हो आपको हर मॉड्यूल की अलग ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, यानी सेल्स की अलग करनी पड़ेगी, परचेज की अलग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग की अलग करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेशन भी हर एक की अलग होगी। जो बी वन है ना उसमें आपको सेल भी पढ़ोगे, परचेज भी पढ़ोगे, इन्वेंट्री भी पढ़ोगे, प्रोडक्शन भी पढ़ोगे, लॉजिस्टिक भी पढ़ोगे, सारा कुछ आएगा। यानी कि आपकी सप्लाई चेन से लेके आपकी फाइनेंशियल से लेके आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज तक, आपकी मार्केटिंग तक सब कुछ कवर होगा। आपको ईआरपी आएगी समझ, ठीक है। मार्केटिंग से भी जी, आपने लीड कैसे लेनी है, ठीक है। गुलाम साहब बेसिकली हम B1 करवाए, B1 में सब कुछ शामिल होगा, आपका फाइनेंशियल्स भी होगा, आपकी बजटिंग भी होगी, कॉस्ट भी होगी, सेल्स परचेज एवरीथिंग शामिल होगा, ठीक है। B1 के अंदर ईआरपी में आप क्या कह रहे थे? एक ये डिफरेंस है, B1 में आप कंप्लीट मॉड्यूल्स की हम आपको ट्रेनिंग देंगे और आपस में कैसे इंटरलिंक करते हैं। मसलन अगर आपने सेल डॉक्यूमेंट बनाया, सेल ऑर्डर बनाया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, परचेज ऑर्डर बनाया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये चीजें आपको बताएंगे, ठीक हो गया। अब अगर आप सैप की डाइवर्सिटी देखो तो सैप की जो प्रोडक्ट्स है 28 लैंग्वेजेस में है, यानी कि सैप B1 जो है 28 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है पूरी दुनिया में। 700 से ज्यादा इसके लोकल पार्टनर्स है पाकिस्तान के अंदर। सर उसके लिए ऑल इन वन होता है सैप ऑल इन वन। मैं आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ छोड़ दें, हम आपको बता देंगे FICO मॉड्यूल की कोर्स के बारे में, ठीक है। वो ऑल इन वन का पार्ट है। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे छोड़ दें, हम आपको बता देंगे उसकी फीस के बारे में। 700 से ज्यादा मल्टी करेंसीज के अंदर ऑप्शन है कि अगर आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो उसके लिए भी, और 500 से अच्छा ठीक हो गया सर। 150 से ज्यादा कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे सैप B1 लगा हुआ है, ठीक है। 55,000 से ज्यादा, ये 55,000 से काफी ज्यादा हो गई, ये पहले की फिगर है, ठीक है। उसके बाद आ जाए
सैप इवन को यूज करने के बेनिफिट्स क्या है? अगर आप देखें तो तमाम डिपार्टमेंट्स की नीड, यानी कि तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हम आपको पढ़ाएंगे एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको सॉफ्टवेयर भी देंगे। वी विल प्रोवाइड यू सैप इवन सॉफ्टवेयर फॉर प्रैक्टिस। आपको बिजनेस इंसाइट्स मिलेंगी, आपकी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक, आपका सारा काम ऑटोमेटिक होता है। यानी आप अगर एज अ फाइनेंस स्टूडेंट अगर आप अकाउंट्स के शोबे में हो तो आपने किया अकाउंट्स में काम, क्या ऐसा क्या करें अकाउंट से आपको एंट्री करनी पड़ती है, ज्यादा चीज आती है। ईआरपी सिस्टम में फायदा यह है स्पेशली सैप में कि आपको जनरल एंट्री नहीं करनी पड़ती। आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, जनरल एंट्री सिस्टम ऑटोमेटिकली पोस्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ जीएल डिटरमिनेशन, जिसे जीएल मैपिंग कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस इसके स्ट्रीमलाइन है, यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है। मास्टर डाटा क्या होता है? व्हाट इज मास्टर डाटा? व्हाट इज मास्टर डाटा? मेन डाटा आपका, ठीक है। बेसिकली अगर आप अपनी कस्टमर की इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं तो कस्टमर की इंफॉर्मेशन कहाँ का यूज हो सकती है? तो कस्टमर के मॉड्यूल में, सेल्स के मॉड्यूल में सेल ऑर्डर बना रहा है, वहां पे भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोटेशन बना रही है, वहां पे भी चाहिए। एक और मॉड्यूल में भी चाहिए होती है, पता आपको, अकाउंट्स में पेमेंट नहीं लेनी, इसमें वहां आया होगा। सो इसलिए मास्टर डाटा का मतलब होता है एक जगह आपने डाटा बना दिया, उसको जहां जहां उसकी जरूरत होगी उसको यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये है कि आपके बिजनेस की डीप इंसाइट मिल जाती है, रियल टाइम पिक्चर आपको मिल जाती है। ऑन प्रेमिसेस भी अवेलेबल है, क्लाउड पे भी अवेलेबल है, ये मोबाइल पे भी। आप जो लोग सेल्स में काम करते हैं उनके लिए ऐप भी मौजूद है। बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, व्हाट इज इंटीग्रेशन विद सैप हाना प्लेटफॉर्म? खाना क्या है? खाना बेसिकली एक डेटाबेस है जो कि सैप की ही डेटाबेस है। जैसे अभी मैं आपको जो दूंगा वो एसक्यूएल के साथ दूंगा, ठीक है। यानी सैप B1 का हम सॉफ्टवेयर देंगे प्लस आपको एसक्यूएल की डेटाबेस देंगे। एसक्यूएल की सिर्फ डेटाबेस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो हादा है वो आपके पास पेड वर्जन में दस्तियाब है, फ्री में नहीं है, तो हम आपको सॉफ्टवेयर फ्री दे रहे हैं साथ में, ठीक है। एसक्यूएल भी और सैप भी। तो ये हमारा इसकी सैप की डेटाबेस है, क्विक एंड इजी डिप्लॉयमेंट है, ऑप्टिमाइजेशन है वैल्यू की, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका बहुत अच्छा है, यानी यूजर सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी है। हाईली कस्टमाइजेबल है, फॉर एग्जांपल कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके सिस्टम में मौजूद नहीं होती, स्टैंडर्ड वर्जन में नहीं मौजूद, आप इसे कस्टमाइज करवा सकते हैं, ठीक है। से आपको प्रोग्राम इसको अपनी मर्जी के जरिए इसमें एड ऑन्स करवा सकते हैं, सब कुछ आप करवा सकते हैं। फिर एक पावरफुल एंड कस्टमाइजेशन रिपोर्टिंग होती है, क्रिस्टल रिपोर्ट, जो जिसको सैप के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, बिल्ट इन सैप नहीं होती, इंटीग्रेट किया जाता है और इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। आपने अपनी मर्जी की कोई रिपोर्ट ले दी है जो कि सैप के अंदर अवेलेबल नहीं है, होती है कई कंपनियों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रिपोर्ट कैसे बनानी है वो भी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अगर उस पर फर्दर आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो बता दीजिएगा। की कैपेबिलिटीज क्या है सैप B1 की? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके अंदर आ जाती है, सेल्स एंड कस्टमर मैनेजमेंट आ जाती है, परचेज एंड इन्वेंटरी कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, एनालिटिकल रिपोर्टिंग, यानी कि हर जाविये से राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द आफ्टर सेल सर्विसेज हर चीज मौजूद है। यानी आपने चीज का आइडिया आया, आपने कस्टमर को अट्रैक्ट किया, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के बाद आपने चीजें खरीदी, उसको बेची, बेच के आपने आफ्टर सेल सर्विसेज दी और उसकी रिपोर्टिंग भी देखी है, कितने कस्टमर थे, कहाँ से आए, वट एवर जो भी आप रिपोर्ट लेना चाहते हैं इसके अंदर मौजूद हो। एचआर का मॉड्यूल भी है लेकिन एक लिमिटेड हद तक, अगर आपने एक्स्ट्रा लेना तो उसके लिए एड ऑन देना पड़ता है। क्या तक कोई चीज ना समझ आई हो? जी सर, नुमान साहब।
ठीक है। हो सकता है कभी ऐसा हो सकता है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस कभी मजबूरी हो जाए तो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज मेरी कोशिश होती है कि मैं फिजिकली लेता हूँ क्लास। ये वो एक जो दोस्त भी है वो भी ये कहते हैं यार कि पावर बीआई सीखो, वो खुद भी पावर बीआई करना चाह रहे हैं। ईआरपी तो सैप तो मैंने इसलिए देखा था कि ये मैंने एक बार पढ़ा था कि सप्लाई चेन में सैप की बड़ी जरूरत है। सैप की हर जगह जरूरत है। तो इसके अलावा वैसे कौन सी स्किल आपको चाहिए सप्लाई चेन में? आपको सप्लाई चेन नहीं यार स्किल सप्लाई चेन में हो या नहीं हो, आपको एक्सेल आजमी चाहिए, सही, आपको पावर बीआई डाटा एनालिसिस की और आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस लाजमी चाहिए। डेटा एनालिसिस जो होता है पावर बीआई वगैरह से करती है एक्सेल पावर बीआई। देखिए मैं आपको, मेरे पास डाटा, मेरा लैपटॉप अगर थोड़ा भी सही होता ना, मैं आपको दिखाता कि हाउ क्विकली यू कैन मैनेज योर डाटा इन एक्सेल। क्योंकि मैंने मार्केटिंग का मैंने देखा है, मार्केटिंग में मुझे एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग कब से चीजें सीखनी पड़ेगी तब जाके आपको मार्केटिंग। I'll give you a demo in the next class ना, सही कि how these things, how you are able to visualize your data quickly। मुझे आपने याद करवाना है, ठीक है, उस पर इंशाल्लाह आपको उसका भी ओवरव्यू देंगे, ठीक है। बाकी ये है कि एक्सेल तो खैर मैं खुद भी सीख रहा हूँ, वो एक मैंने ऐप भी डाउनलोड किया है एक्सेल का, फॉर्मूला और डिफरेंट बेसिक अच्छी बात है, पहले ईआरपी सीख लेते हैं। स्किल्स जितनी आप एनहांस कर सकते हैं अपनी है। यहाँ से ठीक है। और मतलब मुझे फर्स्ट जॉब किस स्पेस पे मिली थी? एक्सेल। जैसे कि हमें सारे टीचर्स हमें कह रहे हैं एक्सेल सीख है सर मुझे 10 साल हो गए ट्रेडिंग्स के फील्ड में। सबसे पहले जो मैंने पढ़ाना शुरू किया था एक्सेल, और 6 साल हो गए मुझे इसकी सैप की फील्ड में, ठीक है। 3 साल हो गए मुझे पावर बीआई पढ़ाते, और 2 साल हो गए कुछ बुक्स पढ़ाते। कुछ बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यार अच्छी बात है, कर लो, छोटी कंपनीज में यूज होता है। देखो स्किल तो कोई भी है, 2 4 5 10 हजार की बात कोई नहीं होती। जैसे बस चैरिटी का आपने लेके दिया था, एक्सेल फॉर अकाउंटेंट्स का एक कोर्स होता है, अगर प्योरली अकाउंट्स में जाना है। अगर आपने अकाउंट्स में नहीं जाना, जनरली एक्सेल सीखना है, क्या फील्ड में हो जाए, उसके लिए अलग होता है, डिफरेंट है, प्रोडक्ट्स डिफरेंट होती है, ठीक है। वो इंशाल्लाह इसमें डिटेल में बात करेंगे आपसे। ये कब से क्लासेस कब से स्टार्ट है? मैं लेके को लगा था एक्सेल, जब लगेगा यार। आप कितने से आते हैं? मैं मुस्लिम में रहता हूँ सजी का इतना फीस वगैरह डेज का और सारा था। और 21 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है इसी कैंपस में। सेल्फी से क्लास में 6 to 8 ये टू और क्लास में इसकी एक्चुअल फीस 40 के, लेकिन इस पे डिस्काउंट चल रहा है 60%। डिस्काउंट पर बोले तो 16,000 डिस्काउंट तुम आपका कोर्स है उसको 1000 यस सॉरी 18,000 हो गया। इसमें हम आपको सॉफ्टवेयर भी देंगे, इसके डेटाबेस एसक्यूएल भी देंगे, हम आपको इसके साथ इसकी बुक्स भी देंगे। जो सैप की बुक्स होंगी वो बुक्स ही 25,000 आ जाएगी, ठीक है, तो वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको आज भी इसमें एनरोल कराते हो तो आप उसी 10% डिस्काउंट वो फिर तकरीबन 1800 और करना और लोगों के सामने ही है अलग-अलग वगैरह की इंफॉर्मेशन क्योंकि मैं सब सर्टिफाइड हूं, मैंने आपको जैसे बताया, तो मेरे पास ओरिजिनल बुक्स तो हुई है सर। ये ऐसे भी ऐसी हुई बात है। मैं भाव देखा बेसिकली कोई नहीं समझता लेकिन भाव पूरा है। अब मैं जाने की चाह रहा मेरे चारों पोस्ट नहीं आप अपनी स्किल डेवलपमेंट करें, क्योंकि फायदा बता क्या होगा, एक तो हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देंगे, यानी जैसे अभी लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो जैसे पढ़ाऊंगा वो रिकॉर्ड मैंने ये ट्रेंड शुरू किया था यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे, ठीक है ना।
तो ये रिकॉर्डिंग वगैरह आपको देंगे, उससे फायदा ही होगा। आप 2 महीने बाद 6 महीने बाद कभी फ्रेश होकर भी करोगे, सॉफ्टवेयर भी आपके पास होगा, कर सकते हो। मैंने यार पीएन वाले में 2013 या 14 मैंने ज्वाइन किया, मैंने सीडीएम ज्वाइन किया था, लेकिन कंप्लीट नहीं किया। ये एमबीए स्टार्ट कर लिया था, अभी इसीलिए बता रहा हूं कि सैप वगैरह मैं अब ये कई इंशाल्लाह आपको बड़ा फाका हो इंशाल्लाह, आपको पता लगेगा आप द स्किल्स की नहीं। वैसे 20 मार्च से मैं एक देख रहा था, वो एक आप कोई और भी अभी एक आप कोई डेमो क्लास 20 मार्च को ईआरपी से रिलेटेड ही यही है। अच्छा वो यही है। वो ये थी ना कि ये वर्कशॉप है ना, तो वो फर्स्ट ओरिएंटेशन आ जाएगी कि जो एक दो लड़के और भी आना चाहिए सही है तो उसको कर लेंगे, क्योंकि अमूमन हमारे पास होते हैं 4-5 लोगों का बैच होता है। सही है। तो इंशाल्लाह वो यही चीज है। तो मैं पूछूंगा, एक और मेरा दोस्त भी है रूममेट है, वो पावर बीआई में करना चाह रहा है, एक्सेल वो डायगो में था, एक्सेल उसने किया है साइड। सर ऑलरेडी आपको एडवांस यहाँ से गुड हो गया। बैच 24 ये तो विचार है।